दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सैमसंग के Exynos को ना बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है। अब उसके यार बहुत सारे रीजंस भी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे यार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बैटरी आपको बेकार देखने को मिलती है, हीटिंग होती है, बेंचमार्क में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, गेमिंग अच्छी नहीं कर पाते। यार ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो पिछले कुछ सालों से Exynos के साथ बिल्कुल चिपक गए थे, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि Qualcomm स्नैपड्रैगन बेस्ट है और ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन ने भी अच्छे चिप्स बनाए, लेकिन ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि पास में स्नैपड्रैगन से भी गलती हुई है। और स्नैपड्रैगन 888 देखे, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखे, जहां पे आपको हीटिंग देखने को मिलती थी। लेकिन वही बात करें कि इंडियन मार्केट के हिसाब से भी यहाँ पे जो Exynos है उतना कमाल नहीं दिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग बोलते हैं क्या Exynos के पीछे अभी भी सैमसंग क्यों पड़ा है, सैमसंग को Exynos खत्म करके MediaTek या स्नैपड्रैगन के ऊपर चले जाना चाहिए। अब देखो यार, सैमसंग देखा तो बहुत बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी कि उसने दुनिया भर की R&D कर रखी है, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बना रखा है, चिप डिवीजन बना रखा है, और यहाँ तक कि खुद की फाउंड्रीज भी है। तो रातों रात तो चीजें बंद नहीं करेंगे। तो एक काम सैमसंग यहाँ पे कर सकता है कि अपनी जो चीज होती है उससे पहले से ज्यादा बेटर बनाओ, और वही चीज मैंने साल देखी। गैलेक्सी S24 आपको याद है, S24, S24 प्लस S24 अल्ट्रा है। सैमसंग S24 अल्ट्रा में तो आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था, लेकिन बाकी दोनों में Exynos 2400 था। ये एक काफी सरप्राइजिंग चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने क्या किया था कि इस बार Exynos प्रोसेसर को ही यूज किया, स्नैपड्रैगन को यूज नहीं किया, और जो प्रॉब्लम सैमसंग के पुराने Exynos के साथ थी वो सारी चीजें यहाँ पे कम हो गई। इवन कुछ मामलों में तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को भी Exynos 2400 ने बीट की है। जिसकी बात करें रे ट्रेसिंग और ग्राफिक की परफॉर्मेंस, क्योंकि AMD का Eclipse GPU को उन्होंने यहाँ पे यूज किया, जिस कारण से गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़ी। जो बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर फिक्स किया गया। आज के समय में बहुत ही अच्छी बैटरी देखने को मिलती है S24 प्लस में, यहाँ तक कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी ये लोग लेकर आए। और तो और बात करें तो 7 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आए। कहानी की बात यह कि यहाँ पर जो टॉप टियर होती है इनकी, जो फ्लैगशिप होता है, वहां पर तो इन्होंने बहुत अच्छे फिक्सेस कर दिए। लेकिन फिर एक सवाल आएगा कि अगर S24 प्लस में Exynos डाला और वो इतना अच्छा निकल गया तो S24 अल्ट्रा में क्यों नहीं डाला? अब सिंपल सी बात है, अल्ट्रा को ज्यादा बेचना, स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग यहाँ पर काम में आती है। लेकिन अंदर की बात बताता हूँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि 3 साल की डील हो रखी है Qualcomm और सैमसंग की। जो सैमसंग की S सीरीज के फ्लैगशिप होते हैं उसमें से किसी न किसी एक फोन में स्नैपड्रैगन का हाई एंड चिप यूज करना है, और उसे वो प्रमोट करेंगे स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी के नाम से। तो इस साल तो एक आ गया, पिछले साल भी आ गया, और अब आने वाले समय में फिर से एक और फोन के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद जब S25 के बाद S26 आएगा, तब आप समझ के रखिए कि पूरी की पूरी लाइनअप बिल्कुल Exynos जा सकती है। यस, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा कि Exynos अभी भी टॉप टियर कैटेगरी में अच्छा कर रहा है। जो चीज अभी भी बची हुई है जिसके कारण थोड़ी सी नेगेटिव इमेज है Exynos की, वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे Exynos के जो पुराने प्रोसेसर वाले फोन है वो अभी भी मार्केट में है। देखो, बेसिक परफॉर्मेंस तो ये लोग निकाल लेते हैं, लेकिन गेमिंग के लायक अभी है नहीं। और जो पुराने M सीरीज और F सीरीज के फोन आते हैं, बैटरी का जो बैकअप साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है, बैटरी के mAh बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण से अगर हल्का सा भी बैटरी ड्रेन होता तो वो तो ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो हाँ, वहां पे चीजें चल रही थी, और मेरे को लगता है कि कुछ टाइम तक चलेंगे, कुछ टाइम तक चिप्स रहेंगे। लेकिन जो नई चिप्स आई हैं, जैसे Exynos 1480 की बात करें, जो आपको A55 में देखने को मिला था, वो भी काफी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आई थी यहाँ पे। और मेरे को लगता है कि इस टाइप की कुछ चिप्स को अगर ये लोग यहाँ पे लोअर कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तब सैमसंग की जो Exynos वाली जो ऐसी हीटिंग की और जो प्रॉब्लम वाली इमेज है वो यहाँ पे धीरे धीरे बदलेगी, क्योंकि टॉप टियर में तो बहुत अच्छा काम हो। इसके साथ ही कुछ और चीजें बता सकता हूँ। यहाँ पे सैमसंग ने अपनी फाउंड्री के अंदर भी चेंजेस करे, जिसका मतलब ये है कि जहाँ 4nm की टेक्नोलॉजी पे जो प्रोसेसर्स बनाए थे सैमसंग ने, चाहे मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के बारे में बात करूँ या फिर मैं गूगल के टेंसर के बारे में क्यों ना बात करूं, यार ये ऐसे प्रोसेसर है जो आज भी हीटिंग के शिकार है। अब ये प्रोसेसर की हीटिंग और बैटरी ड्रेन की जो चीज थी, इसका जो मेन क्रेडिट था इसे सैमसंग की फाउंड्री को दिया गया था। अब देखा तो सैमसंग ने इसे एज अ फीडबैक लिया, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई है सैमसंग की 3nm वाली फाउंड्री की ना, वो बताता हूँ। वहां पे बताओ, ये क्लेम किया जा रहा है कि जो TSMC की 2nd जनरेशन की जो 3nm टेक्नोलॉजी है ना, उससे बेटर है, उससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि उससे कम हीटिंग निकालेगा, उससे ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ चलाएगा और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि 3nm की इनिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाई है, और इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो प्रोसेसर्स होंगे वो अगले साल S25 में देखने को मिलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग ने जो Exynos 2500 बनाया वो यहाँ पर बीट कर सकता है आपके स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को। यार मैं कुछ नहीं कह रहा, ऐसे मैंने चीजें ऑनलाइन देखी, कई जगहों से पता किया, तो ये हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली में जब फोन आएगा तब हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज थी, और इसके पीछे का जो रीजन जिस कंपनी को दिया गया ना, वो सैमसंग के अंदर एक ड्रीम चिप टीम उन्होंने बनाई है सियोल कोरिया के अंदर।
और उस टीम का काम ये है कि ये जो प्रोसेसर वाली प्रॉब्लम है ना, इसको यहाँ पे सॉल्व करना। और ये प्रोसेसर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सालों पहले इन्होंने पता किसको हायर किया था, जिसने एप्पल की M1 चिप बनाई थी। एप्पल से ये लोग लेकर आए लोगों को अपने यहाँ और बोला कि अब हमें सैमसंग के एक्सिनोस को अच्छा करना है। हालांकि मेरे हिसाब से एक्सिनोस की ब्रांडिंग अगर चेंज करके कुछ नया नाम इंट्रोड्यूस करे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पूरी की पूरी चीजें लोग दोबारा तरीके से बना रहे हैं, तो वो एक बेटर चीज होगी। इसके साथ ही बात की जाए तो AMD कंपनी ने काफी अच्छी मदद करी, AMD का एक्लिप्स GPU निकला। लेकिन सवाल अब ये भी आता है कि यहाँ पे एक्सिनोस 2600 जब गैलेक्सी S26 आएगा तो वहां पे शायद ये लोग AMD का GPU भी डिच कर दे, क्योंकि सैमसंग का ये प्लान ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ये लोग सैमसंग की जो पूरी चिप होगी, जो पूरा प्रोसेसर होगा, उसके अंदर A to Z टेक्नोलॉजी ये लोग अपनी खुद की डालें। किसी और कंपनी का ये कुछ नहीं लेंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे। कहने का मतलब है कि सैमसंग का ही 5G मॉडेम होगा, उसी के ISPs होंगे, GPU भी खुद का डेवलप करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि उस टाइम ये लोग काफी ज्यादा आगे निकले। खैर वो बहुत ही ज्यादा आगे क्या दूर की चीजें, इसके बारे में अभी कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो चीज चल रही है वो मैंने बताया। और हाँ, मेरे को लग रहा है कि S26 जो रहेगा वो टोटली पूरी एक्सिनोस पर होगी। सैमसंग वाले जो है ना वो अपने सिर्फ 3nm प्रोसेसर पर ही नहीं रुकने वाले। 2026 तक इनका प्लान ये है कि कैसे 2nm की चिप्स को भी डेवलप किया जाए, 2nm की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, क्योंकि ये लोग TSMC से भी पीछे नहीं रहना चाहते। तो डेफिनेटली 3nm वाली चिप्स भी आएंगी एक्सिनोस के अंदर और 2nm के ऊपर भी यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही 5G मॉडेम को भी पहले से ज्यादा बेटर, पहले से ज्यादा एडवांस करने में लगे हुए हैं। 2-वे सैटेलाइट कनेक्टिविटी को इधर डाल रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। अगर 5G मॉडेम्स को और बेटर करे, स्ट्रॉन्ग करे, 5G कनेक्टिविटी को लेकर आए, काफी कमाल की चीज होगी यहाँ पर। इसी के साथ ही जो 5G मॉडेम्स होते हैं ये टेंसर के अंदर भी यूज किए जाएंगे यहाँ पे इनके। और तो और यहाँ पर ये बात है कि गेमिंग के अंदर भी यहाँ पे एक अलग टाइप का लेवल क्रिएट किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात है कि सैमसंग का जो प्रोसेसर रहता है ना डिवीजन, इसके साथ काफी अच्छी चीजें हो रही है। और जो इमेज बनी हुई थी ना, वो लग रहा है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे पुराने फोन मार्केट आउट होते चले जाएंगे और जब नए प्रोसेसर के नए फोन मार्केट में आते चले जाएंगे ना, तो वो इमेज भी यहाँ पे काफी चीज से सुधर जाएगी। इसके साथ ही जो शिफ्ट हुआ है ना फोकस का, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि सैमसंग है ना सारी की सारी चीजें खुद और इन हाउस करना चाहता है, क्योंकि ये एप्पल जैसे रास्ते पे चल रहा है। जैसे एप्पल एक पूरी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है ना, सारी चीजें A to Z ये लोग खुद करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते। वैसे ही सैमसंग भी यहाँ पे करना चाहता है और एप्पल से भी नेक्स्ट लेवल चीजें आगे लेकर जाना चाहता है और चाहता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों जगह बहुत अच्छा इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाल कर दे और एक ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना चाहता है। क्योंकि बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फोन बिकता है वो तो बिल्कुल iPhone 15 सीरीज बिकती है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी और फ्लैगशिप लेवल में सबसे ज्यादा बिकती है। लेकिन एंड्रॉइड में फ्लैगशिप के अंदर जो फोन सबसे ज्यादा बिकता है वो है S24, S24 अल्ट्रा, ये सब। और वहां पे जो सैमसंग होता है वो उस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता, उस पर कब्जा करना चाहता है। देखते हैं ये सारी चीजें कब होती है, कब सैमसंग वाले अपने नए प्रोसेसर नई चीजों को लेकर आते हैं। और ये भी देखना होगा कि कैसे कंपटीशन उससे स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक से मिलता है, क्योंकि दोनों कंपनीज भी शांत नहीं बैठेंगी, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे निकालने वाली और इन कंपनीज के भी बड़े प्लान है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। बाय द वे, कोई भी चीज अगर इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यही मिलती है। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।